तो आज न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। अब ये न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम क्या है कि जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे का जो भी ट्रांजिशन है माँ के पेट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसमें कोई दिक्कत ना आए, बच्चा उसमें से रिकवर हो जाए, अच्छे से सांस ले और एक इंडिपेंडेंट जीवन जी सके, इस हिसाब के लिए हमको न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम दिया हुआ है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माँ के पेट में बच्चे को सांस लेने की ज़रूरत नहीं रहती, वो जुड़ा हुआ होता है नाल से, और उसके कारण प्लेसेंटा से बच्चे को सारा ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी ज़रूरत का सारी चीज़ें मिलती है और वही एक्सक्रीट भी करती है ना। तो जब भी बच्चा बाहर आता है वो असल में रोता है मतलब सांस लेता है। तो अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और बच्चे को डैमेज हो सकता है, ब्रेन को डैमेज हो सकता है, हार्ट को डैमेज हो सकता है, बच्चा सीरियस हो सकता है ना। तो ये चीज़ें होने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया है गोल्डन 1 मिनट, मतलब पहले 1 मिनट में ही जन्म के बच्चे ने सांस लेना चाहिए। अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा तो हमें उसको देना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। इसके लिए ये न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम बनाया है। अब न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम में हमको ये तैयारी पहले से लेनी है। जब बच्चा डिलीवर हो गया तब भाग रहे ऐसा नहीं है ना। कभी अगर सीज़र है तो इंडिकेशन क्या है सीज़र का। दूसरा, मदर को कोई रिस्क फैक्टर है क्या, एंटीपार्टम हीमोरेज है तो ब्लीडिंग हो रही है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कम रह सकता है ना। दूसरा, अगर माँ का गर्भ में अगर गर्भजल कम है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, जिसको हम ओलिगोहेटेरोमनियस बोलते हैं, तो ये जिन बच्चों में ओलिगोहेटेरोमनियस कम है उनको सांस में दिक्कत लेने की तकलीफ रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनके लंग्स बराबर से बने नहीं रह सकते। हो सकता है हाइपोप्लास्टिक लंग रहे उनमें, ठीक है। किसी इसमें अगर बताते हैं कि गर्भजल ज़्यादा है, पॉलीहेटेरोमनियस है, तो ऐसे स्थिति में बच्चे को इसोफेजियल अट्रेजिया रह सकता है ना। इसोफेजियल अट्रेजिया मतलब अन्न नलिका है वो बनी ना हो, तो ऐसे इसमें भी हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे को आईसीयू एडमिशन लगेगा, उसको आप माँ के पास नहीं दे सकेंगे। फिर माँ को कौन से मेडिसिन मिले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, इक्लेम्शिया है, तो उसमें मैक्सल्फ देते हैं, मैक्सल्फ दिया है, सीडेशन दिया है, तो उसमें भी बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस्ड रह सकता है। ये भी आपको बच्चे को असिस्ट करना पड़ेगा ये प्रोसेस में, है ना। फिर अगर प्रीमैच्योर बेबीज़ है तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। बच्चे का एक्सपेक्टेड वजन कितना है उस हिसाब से आपको अम्बू बैग, मास्क, लैरिंगोस्कोप, ईटी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। अगर आप प्रीटर्म बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फार्मेसी में सर्फेक्टेंट अवेलेबल है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेगी, आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर RH निगेटिव मदर है तो हमको पता है कि ये बच्चे का ब्लड ग्रुप जल्दी से ट्रेस करना है, इसका बिलीरुबिन हमको भेजना है कॉर्ड ब्लड का, तो एंटिसिपेट करना ज़रूरी है। अगर आप एंटिसिपेट नहीं करोगे तो सरप्राइजेस मिलेंगे और टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा, आपको रिलेटिव से बात करके रखनी है। अगर कोई बच्चे को कोई इंडिकेशंस है जो बच्चे के लिए सीज़र हो रहा है, जैसे बच्चा प्रीमैच्योर हो रहा है या फिर मदर को डायबिटीज़ है और इंसुलिन लग रहा है और आप बच्चे को एडमिट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले ही काउंसिल करके रखना है रिलेटिव को। ऐसा नहीं कि टाइम पे बता रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तीसरा, आपको टीम आपकी रेडी होनी चाहिए। तो अगर न्यूबॉर्न आप रिसीव करने जा रहे हैं तो कम से कम 4 लोग होने चाहिए। एक जो प्राइमरी कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, एक सिस्टर जो उनको असिस्ट करेंगे, एक जो ड्रग्स और सारी चीज़ें देंगे, और एक जो सारे इसका टाइमिंग लिखेंगे कि कब क्या लगा, कैसे लगा, सब चीज़ें नोटिफाई करने के लिए। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल डिलीवरी कुछ होने वाली है, बच्चा बहुत ज़्यादा सिक आने वाला है, तो प्रेफरेबली 2 कंसल्टेंट होने चाहिए, है ना। तो ये आइडियल कंडीशन है। अगर हमको पता है कोई इंडिकेशन नहीं है तो 3 लोगों में भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आइडियली 4 लोग चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बच्चा एक्सपेक्टेड है तो 2 कंसल्टेंट होने चाहिए, सीनियर आदमी होना चाहिए। तो ये टीम को भी ब्रीफ करके रखना है, सबको उसका रोल पता होना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि आप ड्रग्स देखोगे, आप मुझे असिस्ट करोगे और आप टाइमर रहोगे, उनको पहले से पता होना, टाइम पे रोल असाइन नहीं कर। तीसरा है, आपके पूरे इंस्ट्रूमेंट आपको चेक करके रहना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आने के बाद सब लोग भाग रहे कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो जो भी सिस्टर ये स्टेशन देखते हैं, OT और लेबर रूम के बीच में हमने इन्फेंट रिससिटेशन एरिया बना के रखा हुआ है।
तो वहाँ पे जो भी सिस्टर वहाँ का ओवर लेते हैं उन्होंने सारी चीज़ें देखनी चाहिए। हमने NICU में भी ये सारी चीज़ें रोज़ चेक करनी चाहिए। उसमें हमने देखना चाहिए हमको क्या क्या चीज़ें लगेगी। सबसे पहले तो वार्मर काम करना चाहिए, उसका प्रोब बराबर होना चाहिए, है ना। अगर प्रोब नहीं है तो फिर चीज़ें टेम्परेचर से वो सेंस नहीं करेंगे। फिर मॉनिटर उसके ऊपर आना चाहिए। एक नियोपफ हमेशा होना चाहिए, है ना। जो भी इन्फेंट रिससिटेशन एरिया है वहाँ पे नियोपफ होना ज़रूरी है। नियोपफ क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप बच्चे को PEEP देना चाहते हैं तो आप उसको बिना नियोपफ के नहीं दे सकेंगे, या फिर आपको CPAP होना चाहिए। तो नियोपफ और CPAP में क्या फ़र्क है? नियोपफ से आप उसको वेंटिलेट भी कर सकते हैं, जैसे बैगन मास देना है तो वो भी दे सकते हैं और PEEP भी दे सकते हैं। CPAP से आप सिर्फ उसको PEEP ही दे पाओगे। तो बच्चा अगर स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है तो CPAP काम नहीं करेगा। ऐसे इसमें आपको नियोपफ की ज़रूरत होगी। दूसरा, हमको ब्लेंडर लगेगा। अब ब्लेंडर क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एक मेडिसिन है। अगर आप 100% ऑक्सीजन देंगे तो बच्चे को नुकसान होगा, है ना। उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, उसके लंग्स खराब हो सकते हैं और उसके ब्रेन पे भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ब्लेंडर होना ज़रूरी है ताकि आप टाइट्रेटेड अमाउंट में ही बच्चे को ऑक्सीजन दें। तो जो भी टर्म बेबी है उनका कहना ऐसा है कि टर्म बेबी को तो आप ऑक्सीजन सबसे पहले दो ही मत। पहले कोशिश करो कि वो रूम एयर पे ही रिससिटेट हो जाए। अगर उसके बावजूद अगर वो मेंटेन नहीं करना तो ऑक्सीजन लगाना है। और प्रीमैच्योर बेबीज़ में भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो शुरुआत हमको 30 से 40% ऑक्सीजन से ही करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से 100% ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। बेबी रिसीव करने से पहले हमको 2 बेडशीट चाहिए। एक बेबी जिसमें बच्चे को हम रैप करके लेके आएंगे और उसको ड्राई करने के बाद में दूसरे शीट में उसको रैप करेंगे। तो ऐसे आपको 2 शीट लगेंगे। एक रोल बैंडेज आपको बना के रखना है ताकि बच्चे को पोजीशन दे सके। रिससिटेशन ट्रॉली पूरी रेडी होना। अब रिससिटेशन ट्रॉली में क्या क्या चाहिए? आपको हर साइज़ का मास्क चाहिए, आपको अम्बू चाहिए, अम्बू बैग चाहिए। अम्बू बैग अगर आप प्रीटर्म बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 250 ml वाली अम्बू बैग आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। लैरिंगोस्कोप के ब्लेड्स हर साइज़ के होने चाहिए। आपको इसको चेक करके रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैरिंगोस्कोप ले लिया और टाइम पे काम नहीं किया। तो आपको इसको चेक करके रखना है। फिर आपको एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी रखने हैं, एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी अवेलेबल होने चाहिए। फिर आपको एड्रेनालिन का इंजेक्शन प्रिपेयर करके रखना है। तो 1 ml एड्रेनालिन लेना है, उसको 9 ml NS में डाइल्यूट करके 10 ml बना के रखना है। क्यों बना के रखना है? क्योंकि ये टाइम पे डाइल्यूशन करने जाएंगे तो उतना टाइम वेस्ट होगा, है ना। और अगर ये 24 घंटे में यूज़ नहीं होता तो आपको फेंक देना है, हर रोज़ नया बनाना है। और इस तरीके से प्रॉपरली लेबल करके रखना है। लेबल करने के बाद में उसके ऊपर डेट भी डालना है, समझे। ये हर किसी को हर रोज़ करके रखना है, भला ये यूज़ ना हो। टाइम पे डाइल्यूट करने में बहुत समय जाता है, ठीक। उसके अलावा आपको ET ट्यूब लगेगी, अप्रोप्रिएट साइज़ की ग्लोव्स लगेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अम्बिलिकल लाइन, ठीक है। फिर अलग अलग साइजेस के फीडिंग ट्यूब बच्चे के साइज़ के हिसाब से। अगर आप सक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं तो आप सक्शन कैथेटर अप्रोप्रिएट साइज़ के ले सकते हैं। अगर फीडिंग ट्यूब से आप सक्शन करते हैं तो फीडिंग ट्यूब अप्रोप्रिएट साइज़ की अवेलेबल करके रखनी है। फिर चेस्ट लीड लगा कर चेस्ट लीड चाहिए हमको। ड्रग्स में हमको चाहिए एड्रेनालिन और विटामिन के। अगर आप विटामिन के बच्चे को हर बेबी को हम डिलीवरी के बाद देते हैं। उसके बाद कॉर्ड क्लैम्प, सूचर मटेरियल, ब्लेड, स्टराइल ब्लेड चाहिए कॉर्ड कट करने के लिए, या फिर आप अम्बिलिकल अगर आप अम्बिलिकल लाइन भी डाल रहे हैं तो उस वक्त भी आपको ब्लेड लगेगी, है ना। तो ब्लेड होना ज़रूरी है। एक ट्रे चाहिए हमको जिसमें एक सीज़र हो जिससे हम कॉर्ड कट कर सकें। वो स्टराइल सीज़र हमको चाहिए। उसके अलावा कैनुला, अलग अलग साइज़ के कैनुला चाहिए। सिरिंजेस चाहिए हर साइज़ के। एक नॉर्मल सलाइन चाहिए, ठीक है। तो ड्रग्स में उन्होंने नॉर्मल सलाइन और एड्रेनालिन ये 2 ही चीज़ें बताई है। पहले उसमें सोडा बाइकार्ब भी था, कैल्शियम भी था, फिर नैलक्सोन भी था, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी है। उन्होंने सिर्फ बोला है कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी। बहुत किसी बच्चे को अगर प्रोलॉन्ग रिससिटेशन लगता है उसके बाद में ही सोडा बाइकार्ब का रोल आता है। तो अभी सोडा बाइकार्ब वो एडवाइस नहीं। तो बेबी रिसीव करने से पहले सबसे पहले तो आपको वार्मर ऑन करना है। वार्मर ऑन करके इसको मैनुअल मोड पे रखना है। तो मैनुअल मोड पे रखेंगे तो ये टेम्परेचर यहाँ का वार्म हो जाएगा, ठीक है।
और बेडशीट को भी आपको प्री वार्म करके लेना है। आपको ग्लोव्स पहने हैं, है ना, अभी तो डेमो दे रहा हूँ इसलिए ग्लोव्स नहीं पहने, लेकिन बेबी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपने ग्लोव्स पहनने चाहिए। स्टेराइल ग्लोव्स पहन के फिर इसको मैनुअल बोर्ड पे इसको ऑन करके रखना है ताकि बेडशीट वार्म हो जाए। तो बेडशीट प्री वार्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है, तो बच्चे को सडन टेम्परेचर चेंजेस नहीं आने चाहिए, इसलिए आपको बेडशीट पहले से वार्म करके रखनी है। तो 2 बेडशीट आपको चाहिए, एक जिसमें आप बेबी को रिसीव करेंगे उसको ट्रे में डाल के करना है, और दूसरा बेडशीट जिसमें बच्चे को आप ड्राई करने के बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बेडशीट यूज़ करने के बाद में वेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही बेबी आता है सबसे पहले हमको 3 चीज़ें देखनी है। एक, बच्चा पूरे दिन का है या नहीं, दूसरा, बच्चा रो रहा है या नहीं, और तीसरा, उसके हाथ पैर का टोन बराबर है या नहीं। टोन मतलब हाथ पैर उसके पास में लेके है या नहीं। अगर बच्चा ऐसा लिम्प है मतलब उसका हाइपोक्सिया हुआ है, उसने अभी तक के उसको कुछ देर के लिए बच्चे को पेट में ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो कौन से 3 सवाल पूछेंगे? हमको देखना है कि बच्चा रो रहा है या सांस ले रहा है या नहीं। अगर रो रहा है, सांस ले रहा है, मतलब हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पूरे दिन का है या नहीं, तो पूरे दिन का है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। और तीसरा, टोन अच्छा है क्या। टोन अगर अच्छा है तो मतलब उसको हाइपोक्सिया नहीं हुआ है। अगर टोन कम है मतलब बच्चे को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला है, उसको हाइपोक्सिया हुआ है। इसमें कलर नहीं है कहीं पे मेंशन, यहाँ पे हार्ट रेट अभी हम फिलहाल नहीं देख रहे। अगर ये तीनों सवालों का आंसर हाँ है तो ये बच्चे को क्लीन करके हमको माँ के पास दे देना होता है। उसके लिए अलग से हमको रिससिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या गाइडलाइंस है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है, अगर बच्चा नॉर्मली डिलीवर हुआ और रोया तो क्या करेंगे? उसको वार्मर में नहीं लाने के लिए बोला है उन्होंने क्या बोला? वो बच्चे को उठाओ और माँ के पेट पे रख दो, ठीक है, और 1 मिनट के बाद में उसका कॉर्ड कट कर दो। अब 1 मिनट क्यों लगाया इन्होंने बीच में बोला है? क्योंकि 1 मिनट के लिए बच्चे को ब्लड ज़्यादा मिलेगा, उसका हीमोग्लोबिन बाद में कम ड्रॉप होगा, और देखा है कि उन्होंने आगे चल के हीमोग्लोबिन बच्चे का मेंटेन रहता है, ठीक है। और माँ के पेट पे रखने के कारण माँ के गर्मी से ही बच्चे को वार्मथ मिल जाएगी, उसको ठंडा नहीं पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकने के बाद में वहीं पे कॉर्ड क्लैम्प करना है, उसको कट करना है, बच्चे को अच्छे से ड्राई करना है, और अगर मुंह में सिक्रीशंस दिख रहे हैं तो सक्शन करना है। अगर सिक्रीशंस नहीं दिख रहे हैं तो रूटीनली सक्शन नहीं करना है, समझे। तो अगर अपना बच्चा रो रहा है, सांस ले रहा है, उसका टोन अच्छा है और वो पूरे दिन का है तो उसको हम माँ के पास भेज देंगे, ठीक है। अगर सीजर हुआ है तो माँ के टमी पे नहीं रख सकते, तो वैसा बच्चा फिर हमारे पास यहाँ पे इन्फेंट रिससिटेशन एरिया में आता है। तो उसको हमको क्या करना है? अगर वो रो रहा है, टोन अच्छा है, पूरे दिन का है तो उसको ड्राई करना है। सबसे पहले उसको ड्राई कर दो, उसका जो भी ओरल सक्रीशंस दिखते होंगे वो करना है, पहले ओरल करना है, ठीक है। तो ओरल सक्शन करने के लिए आप सक्शन करेंगे, और सक्शन का प्रेशर कितना रखेंगे? 100 से ज़्यादा आपको सक्शन नहीं रखना, प्रेशर नहीं रखना है। फिर पहले ओरल करना है और फिर नोज़ का करना है। क्यों? अगर आपने पहले नोज़ का किया तो स्टिमुलेशन के कारण बच्चा जब सांस लेने की कोशिश करता है तो पूरा मुंह का सिक्रीशन है वो एस्पिरेट कर लेगा, ठीक है। तो पहले ओरल करना है। ओरल करना है मतलब बहुत अंदर नहीं जाना है। अगर बच्चा रो नहीं रहा है, आपने अगर उसको बहुत ज़्यादा डीप सक्शन किया तो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल जो है बच्चे की वो स्टिमुलेट होके हार्ट रेट उसका कम हो सकता है, समझे। तो इसलिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं डालना, तो उसको डाल के हमको जो भी सक्रीशन है सक्शन कर लेना है। उसके बाद में नोज़ करना है, और नोज़ कितना जाएंगे? 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा डीप डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने डीप डाला तो हो सकता है कि उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाए, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में वैगल नर्व स्टिमुलेट होकर हार्ट रेट कम हो सकता है। अगर हार्ट रेट कम हुआ तो तुरंत हमारे पास एड्रेनालिन होना चाहिए, ठीक है। बड़े बच्चों में अगर ब्रेडिकार्डिया होता है वैगल स्टिमुलेशन से एट्रोपिन देते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न में उन्होंने एड्रेनालिन ही बताया है, ठीक। तो अगर बच्चा अच्छे से रो रहा है, सांस ले रहा है तो उसको ड्राई करना है, ओरल सक्शन करना है, पोजीशन देना है। अब जब भी बच्चे को पोजीशन देनी है तो उसके शोल्डर के नीचे आपको एक रोल देना है। ये क्यों देना है? ताकि उसकी नेक स्लाइटली एक्सटेंड हो जाए। अगर ये आप नहीं देंगे तो क्योंकि बच्चे का सर बड़ा होता है, अब ये न्यूनेट का डमी नहीं है, अदरवाइज न्यूनेट का सर बड़ा होता है शरीर के हिसाब से, तो अगर आप उसको फ्लैट रखोगे तो वो सर बड़ा होने के कारण नेक ऐसी हो जाएगी उसकी, है ना। क्यों? क्योंकि सर बड़ा है। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको शोल्डर के नीचे एक शोल्डर रोल देना होता है। तो जब आप शोल्डर रोल देते हैं तो प्रॉपर स्निफिंग पोजीशन आती है। तो ऐसे इसमें बच्चे का एयरवे खुला रहता है,
और वो आसानी से सांस ले सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत अगर एक्सटेंड कर दी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो गई तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। तो स्लाइट एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बच्चा सांस ले रहा है, पूरे दिन का है, उसका टोन अच्छा है, तो आपको ड्राई करना है। ओरल अगर सिक्रीशंस दिख रहे हैं तो सक्शन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसको पोजीशन देना है। उसके बाद में आपको कॉर्ड क्लैम्प करना है, विटामिन के इंजेक्शंस देना है। और जो भी आपकी यूनिट की पॉलिसी है, जैसे हमारे यूनिट में हम सबका फीडिंग ट्यूब डाल के देखते हैं, फीडिंग ट्यूब डाल के देखते हैं कि इसोफेगस पेटेंट है या नहीं, और एनल ओपनिंग भी चेक करते हैं। अगर एनल ओपनिंग ओपन है, उसमें से मेकोनियम लग के आता है, तो हम एश्योर हो जाते हैं कि एनस भी पेटेंट है। जो यूनिट की जैसी पॉलिसी है वैसा करना चाहिए। कोई कोई यूनिट में वो लोग रूटीनली एनस चेक नहीं करते, है ना, एनल ओपनिंग पेटेंसी चेक नहीं करते। तो अपने यूनिट की पॉलिसी फॉलो करनी है, ठीक है। अगर समझो ये तीनों सवाल में से आंसर एक भी नहीं है, मतलब या तो बच्चे का रो भी नहीं रहा है, सांस भी नहीं ले रहा, उसका टोन भी एकदम लिम्प है, या फिर वो प्रीमैच्योर है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे स्थिति में बच्चे को थोड़ी सी मदद लगेगी। ऐसे इसमें हम इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन बोलते हैं। उसमें भी वही चीज़ें करनी है। आपको नेक पोजीशन देनी है, ओरल नेजल सक्शन करना है, बच्चे को ड्राई करना और स्टिमुलेट करना है। अब बहुत से बच्चे, मैक्सिमम बच्चे स्टिमुलेट करने के बाद ही रोना शुरू कर देते हैं, है ना, उनको अलग से आगे की स्टेप नहीं करना पड़ता। इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन, जिसमें इंक्लूड होता है पोजीशन करना, ड्राई करना, स्टिमुलेट करना, एयरवे क्लियर करना, है ना। तो स्टिमुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हल्के से पैर में टिचकी मारना है ना, या फिर उसके बैक को आपको रब करना है। तो बैक को रब करना है या फिर पैर में टिचकी मारना है। ऐसा नहीं है कि कहीं और उसको बच्चे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, पहले उल्टा करते थे, तो वैसा सब कुछ अभी नहीं करना है ना। और इसको प्रोब लगा देना। प्रोब कहाँ पे लगाएंगे? प्रोब हमेशा बच्चे को राइट हैंड पे लगाना है। राइट हैंड पे क्यों लगाना है? राइट हैंड पे इसलिए लगाना है क्योंकि राइट हैंड पे आपका प्रीडक्टल सैचुरेशन आता है। प्रीडक्टल मतलब पीडीए जो होता है, पीडीए के बाद का पूरा ब्लड सप्लाई जाता है लेफ्ट हैंड और बोथ लोअर लिम्ब को। तो अगर पीडीए ओपन है तो यहाँ का सैचुरेशन कम आ सकता है, लेकिन यहाँ का सैचुरेशन ज़्यादा रहेगा। और ये जो ऑक्सीजन दिखा रहा है उतना ही ऑक्सीजन ब्रेन को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी है और राइट हैंड की आर्टरी है वो पीडीए के पहले आती है, इसलिए राइट हैंड का सैचुरेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम राइट हैंड के सैचुरेशन को टारगेट करते हैं। अब सैचुरेशन कितना होना चाहिए? ये उसके जन्म से कितना समय हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ 60 से 65% ही दिया है उन्होंने, है ना। तो अगर 65% भी है तो भी तुरंत ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, वो बराबर चल रहा है, समझे। 10 मिनट के बाद में वो 85 to 95% आ रहा है। तो ये चार्ट आपके रिससिटेशन रूम में होना चाहिए, आपने देखना चाहिए कि ये इसके हिसाब से सैचुरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको ड्राई किया, स्टिमुलेट किया, ओरल सक्शन करके देखा, ये सारी चीज़ें आपकी 30 सेकंड के अंदर हो जानी चाहिए। 30 सेकंड के अंदर अगर बच्चा अभी भी स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है तो आपने इसको असेस करना चाहिए। असेस करने के लिए क्या करेंगे? अब हमको हार्ट रेट देखना है। तो हार्ट रेट देखने के लिए सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड पे पाल्पेट करते थे, वो अभी उन्होंने एडवाइस नहीं किया। अभी आप सीधा ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, या फिर अभी रिसेंट के गाइडलाइंस में उन्होंने बोला है कि आप ईसीजी लगा दो। तो बच्चे को आपको ईसीजी लगा देने हैं। तो ईसीजी लगाना ये नया एडिशन है। पहले ये ईसीजी एडवाइस नहीं करते थे, वो ऑस्कल्टेट करने के लिए बोलते थे। अब ऑस्कल्टेट करने के लिए कितनी देर के लिए ऑस्कल्टेट करेंगे? आपको 6 सेकंड के लिए ये ऑस्कल्टेट करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपने 6 सेकंड के लिए ऑस्कल्टेट किया और सिर्फ 6 हार्ट साउंड सुनाई दिए, मतलब उसका हार्ट रेट 60 है। अगर आपने 6 सेकंड के लिए ऑस्कल्टेट किया और उसका हार्ट रेट 10 है उसके 6 सेकंड में, मतलब उसका हार्ट रेट 100 है, समझा। तो आपको बहुत ऐसा 1 मिनट तक के हार्ट रेट नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि गोल्डन मिनट का कंसेप्ट है। अगर 1 मिनट में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको शरीर में सांस नहीं गई, तो ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने देखा कि हार्ट रेट मेंटेन कर रहा है, 100 के ऊपर है, बच्चा थोड़ा बहुत सांस ले रहा है ना, इसमें आपको देखना है कि बच्चा लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं ले रहा, है ना। अगर बच्चा लेबर्ड ब्रीदिंग ले रहा है तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा।
सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, सारी चीज़ें नहीं कर रहा, तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा या फिर आपको उसको सीपैप लगाना पड़ेगा। देखा कि बच्चे को वार्म और स्टिमुलेट करने के बाद हार्ट रेट 100 के नीचे है, बच्चे को रेस्पिरेशन लेने में तकलीफ हो रही है, वो गैस्पिंग तो नहीं कर रहा है या फिर उसको लेबरस एपनिया तो नहीं हो रहा। अगर नहीं है तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है क्या देखना है हमको। अगर उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, रिट्रैक्शंस आ रहे हैं या फिर उसको साइनोसिस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको ऑक्सीजन देना है या फिर अगर प्रीमैच्योर है तो आपको सीपैप कंसीडर करना है और SpO2 को मॉनिटर करते रहना है। अगर समझो इसके बावजूद अगर उसका हार्ट रेट 100 के नीचे जा रहा है, आपने ट्राई कर लिया, स्टिमुलेट कर लिया और उसका हार्ट रेट 100 के नीचे ही है, तो क्या करोगे? तो ऐसे इसमें हमको बैगन मास देना है बच्चे को। तो बैगन मास देने के लिए हमने पिछले क्लास में सीखे थे कैसे देना है करके। तो आपको हेड एंड पे खड़ा होना है, फिर बच्चे को आपको ब्रीथ देना है। अब ब्रीथ देते वक्त बच्चे का वेंटिलेशन होना चाहिए, चेस्ट राइज होनी चाहिए। तो क्या हमने बोला था उसके लिए? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। तो ये आपको पहले 5 ब्रीथ देने हैं। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। 5 के बाद में आपको देखना है कि चेस्ट राइज हो रही है या नहीं। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रही है ना, या फिर चेस्ट राइज नहीं हो रही है या फिर हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन ऊपर नहीं आ रहा है, तो आपको करेक्टिव चीज़ें करनी है। करेक्टिव मतलब हो सकता है कि आप बैगन मास बराबर से नहीं दे रहे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ करेक्टिव स्टेप्स बताए। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उन्होंने उसके लिए एक निमोनिक्स बना दिया, MR SOPA, है ना, MR SOPA, MRSOPA। तो पहले अगर आपने 5 ब्रीथ देने के बाद में अगर चेस्ट राइज नहीं हो रही है तो आपने मास्क बराबर पोजीशन है कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं है कि मास्क लीक हो रहा है, वो चेक करना है। M फॉर मास्क, R फॉर रिपोजिशन, आपको नेक पोजीशन चेक करनी है बराबर से है कि नहीं। फिर आपको 5 ब्रीथ दे के देखने हैं। अगर स्क्वीज 2 3, 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 इसके बावजूद अगर आपकी चेस्ट राइज नहीं हो रही है तो आपको नेक्स्ट SO करना है। S इज सक्शन ऑफ ओरल एयरवे और ओपनिंग ऑफ माउथ, और उसके बाद 5 ब्रीथ देने हैं। अगर उसके बाद भी बच्चे का चेस्ट राइज नहीं हो रहा, सैचुरेशन नहीं आ रहा, तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाना है, PA, प्रेशर देना है, प्रेशर बढ़ाना है, ज़्यादा प्रेशर देना है, या फिर अल्टरनेट ब्रीदिंग के लिए देखना है, जैसे इंट्यूबेट करना है, लैरिंजियल मास्क एयरवे देना है। तो उन्होंने निमोनिक्स क्या दिया? MR SOPA। ठीक है, तो ये अगर स्टेज करने के बाद में अगर आप ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो जब भी आप बैगन मास्क कर रहे हैं तो 30 सेकंड के बाद में इवेल्युएट करना है। हम बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या करते थे, BLS में 2 मिनट के बाद इवेल्युएट करते थे, यहाँ पे 30 सेकंड में ही आपको इवेल्युएट करना है। तो 30 सेकंड के बाद में फिर से उसका हार्ट रेट देखना है और फिर से आपको उसका सैचुरेशन देखना है। अगर हार्ट रेट अभी 100 के नीचे है लेकिन 60 के ऊपर है, तो आपको ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेम रेट से, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, इस तरीके से। कब तक? जब तक कि उसका हार्ट रेट 100 के ऊपर नहीं चला जाता। अगर 100 के ऊपर चला गया तो बैगन मास रोक देना है और हमको देखना है स्पॉन्टेनियसली बच्चा रेस्पिरेशन ले रहा है या नहीं। समझे? तो अगर समझो आपने बैगन मास दिया लेकिन उसके बावजूद हार्ट रेट कम हो गया और 60 के नीचे चला गया, तो फिर क्या करेंगे? तो आपको CPR देना है, चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे देते हैं? 1 and 2 and 3 and squeeze। तो 1 and मतलब उस टाइम पे आपको चेस्ट रिकॉइल होने देनी है ना। 1 and 2 and 3 and squeeze and। ठीक है, तो ये एंड क्यों बोला है बीच में? ताकि उसमें आपको रिमाइंड रहे कि आपको चेस्ट को रिकॉइल होने देना है। 1 and 2 and 3 and squeeze। अब जब एक जन रिससिटेट कर रहा है तो वो 2 उंगली से कर सकता है, लेकिन जब 2 लोग रिससिटेट कर रहे हैं तो जो चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहा है उसको जो निप्पल की लाइन है उसके नीचे देना है, जीपी स्टर्नम पे, और ये दोनों हाथ से आपको बैक को सपोर्ट करना है। ठीक है, और तभी आपको चेस्ट को दबाना है। 1 and 2 and 3 and squeeze। ठीक है, तो 1/3 डायमीटर उसका आपको कॉम्प्रेस करना है, तभी वो इफेक्टिव चेस्ट कॉम्प्रेशन होगे। 1 and 2 and 3 and squeeze। स्क्वीज बोलेंगे तब आपको ब्रीथ देना है, इस तरीके से आपको देना। फिर ये जब भी हमने देखा कि बैगन मास हमने दिया था 30 सेकंड के लिए,
और उसके बाद में हमने देखा था, उसके बाद में हमने इवेल्युएट किया था हार्ट रेट को फिर से। जब आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो ये पूरा 1 मिनट देना है। चेस्ट मिनट जब भी बच्चे को चेस्ट कंप्रेशन लग रहे हैं तो पूरा 1 मिनट तक के चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में ही आपको इवेल्युएट करना चाहिए। इवेल्युएट करेंगे तो फिर उसके बाद भी अगर 60 के नीचे है तो फिर आएगा आपका एड्रेनालिन इंजेक्शन। ठीक है, तो एड्रेनालिन इंजेक्शन देने के लिए आपको IVSS लगेगा। तो इमरजेंसी में जब भी IVSS नहीं मिलता तो अम्बिलिकल लाइन डाली जा सकती है। इसीलिए हमको ज़्यादा लोग लगते हैं। जब भी आप एंटिसिपेट करते हैं कि बच्चा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, एक जन एयरवे संभाल रहा है, एक जन चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहा है, तो दूसरा तुरंत उसमें या तो पेरिफेरली या तो फिर अम्बिलिकल वेनस असेस ले सकते हैं, है ना। तो जब भी अगर आपने अम्बिलिकल असेस लिया है तो उसके बाद में एड्रेनालिन देना है। एड्रेनालिन जो पहले से आपने डाइल्यूट करके रखा है, डोज देंगे 0.1 ml पर kg के हिसाब से, लेकिन उसके बाद में फ्लश देना है। अगर आपने फ्लश नहीं दिया तो क्या होगा, वो वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, 0.2 ml 0.3 ml, वो उसके अम्बिलिकल कैथेटर में ही रह जाएगा अगर आप फ्लश नहीं करेंगे तो। इसलिए जब भी CPR चल रहा है और आप एड्रेनालिन दे रहे हैं तो उसके बाद में फ्लश देना है, और चेस्ट कॉम्प्रेशन उस वक्त बंद नहीं होने चाहिए, समझे। क्योंकि अगर आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन बंद कर दिए तो वो सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, हार्ट तक के नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये फिर से करने के बाद में 1 मिनट बाद फिर से आपको इवेल्युएट करना है हार्ट रेट ऊपर आया है या नहीं। ठीक, अगर हार्ट रेट फिर से ऊपर नहीं आता है तो फिर आपको इंट्यूबेशन और बाकी सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। अगर यहाँ इसमें से कभी भी हार्ट रेट 60 के ऊपर आ जाता है लेकिन 100 के नीचे है तो चेस्ट कॉम्प्रेशन रोक देने हैं, उस वक्त फिर आपको बैग एंड मास्क ही देना है। और अगर हार्ट रेट 100 के ऊपर चला जाता है तो आपको बैग एंड मास्क भी रोक देना है और बच्चे को ऑब्जर्व करना है। तो हमने क्या देखा कि अगर 100 के नीचे है और 60 के ऊपर है तो सिर्फ बैग एंड मास्क देना है, 60 के नीचे जाता है तो चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। ठीक है, और चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के बाद भी हार्ट रेट 60 के नीचे है तो हमको एड्रेनालिन देना है, समझे। अब किसी बच्चे में समझो ये सब करने के बाद भी, एड्रेनालिन देने के बाद में भी अगर बच्चा इंप्रूव नहीं होना तो आपने क्या कंसिडर करना चाहिए, इंट्यूबेट करना चाहिए। और हमने ये भी सोचना चाहिए कि कहीं बच्चे को न्यूमोथोरैक्स वगैरह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको हाइपोवॉल्यूमिया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको नॉर्मल सलाइन का बोलस देना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी हिस्ट्री एंटीपार्टम हीमोरेज की है और आपको बच्चा पेल लग रहा है तो ORH निगेटिव ब्लड भी आप बच्चे को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ORH निगेटिव को क्रॉस मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी चल सकता है। इसलिए ORH निगेटिव का ब्लड भी इसमें आप दे सकते हैं, अगर तब तक के आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं अगर ब्लड लॉस की हिस्ट्री लग रही है तो, समझे। तो सोडा बैकअप कब उन्होंने बोला है कि हार्ट रेट है, बहुत देर से हमने एंटिसिपेट किया है कि बच्चा माँ के पेट में भी थोड़ा सा एस्पेक्सिएट हुआ है, काफ़ी देर से रिससिटेट करने के बाद भी नहीं है, तो आप उसमें सोडा बैकअप कंसिडर कर सकते हैं। रिसेंट गाइडलाइंस में सोडा बैकअप का उन्होंने कोई रोल नहीं बताया, रूटीनली कैल्शियम देने का भी कोई रोल नहीं बताया। समझो अभी आपने रिससिटेट किया और बैगन मास लगा बच्चे को और बच्चा इंप्रूव हो गया, सिर्फ बैगन मास लगा और इंप्रूव हो गया। अगर आपने 1 मिनट से कम बैगन मास किया है तो NRP कहता है कि आप बच्चे को फिर भी मदर के साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगा है, चेस्ट कॉम्प्रेशन लगे हैं, एड्रेनालिन लगे हैं, तो बच्चे पोस्ट रिससिटेटिव केयर के लिए एडमिट करना होता है। तो जब माँ के पास शिफ्ट करते हैं हम तो उसको ऑब्जर्वेशनल केयर करते हैं कि सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व करना है। 1 मिनट से कम ये लगा है, बैगन मास लगा है, बच्चा अच्छा है, अच्छे से रो रहा है, तो उसको मदर साइड शिफ्ट कर दो, उसका कलर देखो, उसके सैचुरेशन मॉनिटर करो, उसके रेस्पिरेशन को मॉनिटर करो, उसको फीडिंग दो, उसके शुगर्स मॉनिटर करो। सब अच्छा है तो बच्चे को माँ के पास रख सकता है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में तो उसको वापस NICU में लिया जा सकता है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा का बैगन मास लगा है, चेस्ट कॉम्प्रेशन लगे हैं या फिर एड्रेनालिन वगैरह लगा है तो ऐसे बच्चे को हम पोस्ट रिससिटेटिव केयर के लिए NICU में एडमिट करते हैं। पोस्ट रिससिटेटिव केयर मतलब ऐसा बच्चा जिसको थोड़ा सा हाइपोक्सिया हुआ है, जिसको ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हुए हैं, उसको कुछ देर के लिए ऑक्सीजन और सारी चीज़ें लगी है, तो ऐसे बच्चे को ICU में एडमिट करेंगे। और अगर आप बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, चेस्ट कॉम्प्रेशन सारी चीज़ें लगी है, तो उसको आपको ब्रेन को सिलेक्टिव हेड कूलिंग या फिर कंप्लीट बॉडी कूलिंग कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ब्रेन हेड का या फिर पूरे बॉडी का टेम्परेचर 33.5 पे रखना है। ठीक है, 33.5 क्यों? तो उस टाइम पे ब्रेन के मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है
और जो डैमेज है हाइपोक्सिया का वो एकदम मिनिमम हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है 33.5 डिग्री सेल्सियस में। तो उसके लिए आप मेरा क्रेडल यूज़ कर सकते हैं या फिर जो बॉडी कूलिंग मशीन्स आते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रीमैच्योर बेबी आता है, तो प्रीमैच्योर बेबी में बैगन मास दे के आप पीप नहीं दे सकते, तो ऐसे में आपको नियोपॉफ यूज़ करना है ना। और नियोपॉफ कर सकते हैं, बहुत से यूनिट में वो सर्फेक्टेंट भी वही डाल देते हैं। अगर ऐसा लगा कि बहुत प्रीमैच्योर बच्चा है, ऑक्सीजन है, रिट्रैक्शंस है, पक्का इंटुबेशन लग रहा है, तो ऐसे पेशेंट को वो लेबर रूम में ही सर्फेक्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। और प्रीमैच्योर बेबीज़ को अगर आपको रिससिटेट करना है तो उसका ऑक्सीजन 30 to 40% ही रखना है। उसके बाद अगर वो फिर भी मेंटेन नहीं कर रहा तो आप 100% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत 30 to 40% से ही करना है। और अगर टर्म बेबी है तो उसको उन्होंने बोला कि रूम एयर पे ही रिससिटेट करो।